राम राम भाई। राम राम सर। राम 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 सबको। सबको। सब हाँ जी सबको राम राम राम, राम राम सबको सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा। राम। सबको राम राम, बस। सबको नमस्ते। राम राम बोल। राम राम भाई, डॉक्टर दीपिका। सब लोग अच्छे हैं दोस्तों। हाँ जी बढ़िया हाँ जी। सब लोग अच्छे हैं बहुत भाई। बढ़िया है बॉस, आप सब कैसे बढ़िया हैं? बस। चलो, मैं अच्छा हूँ। डॉक्टर अमित, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर अमितपाल भाई, डॉक्टर यश, सब लोग हैं। तो हमारी जीएनएम चल रही है भाई अभी। आज वेडनेसडे है। डेट हो गई है 29 हाँ जी। जनवरी 2025। हाँ जी। और पेज नंबर बताएगा कोई? पेज नंबर है 144। 144 144। 144 है हमारा। ये चैप्टर चल रहा है नोज एंड साइनेसिस, जिसमें एसबीएस है आज का। एसबीएस ऑफ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। एसबीएस ऑफ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। और इसको हम बोल सकते हैं कि डिजीज ऑफ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम आल्सो। हेडिंग है लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ब्रैकेट में कह रहे हैं एनोस्मिया और हाइपोस्मिया। जब सेंस ऑफ स्मेल का लॉस हो जाना या कम होना। और फिगर की बात करें तो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा है। इधर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की रेड कलर की पिक्चर दी गई है। Colds cause insufficient air to reach the olfactory mucosa। ब्रैकेट में कह रहे हैं रेजियो ओल्फैक्टोरिया एट द रूफ ऑफ द माउथ। कोल्ड्स जो है वो इनसफिशिएंट एयर पहुंचने देती है ओल्फैक्टरी म्यूकोसा पर। एट द रूट एट द रूफ ऑफ द माउथ, जो माउथ की जो रूफ है उस तक। और ओल्फैक्टरी म्यूकोसा को ब्रैकेट में इन्होंने दूसरा नाम दिया है REGIO, रेजियो ओल्फैक्टोरिया। बट देयर इज आल्सो एन इम्पेयरमेंट ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल विद ए कोल्ड, दैट इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ओल्फैक्टरी म्यूकोसा। FILA, फाइला ओल्फैक्टोरिया, इसका नाम दिया ओल्फैक्टरी म्यूकोसा का यहाँ। That is what this SBS is about। तो यहाँ कह रहे हैं बट देयर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इम्पेयरमेंट। देयर इज आल्सो इम्पेयरमेंट ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल विद ए कोल्ड। कोल्ड के लिए सेंस ऑफ स्मेल का भी इम्पेयरमेंट होता है यहाँ पर, जबकि ऊपर वाले पार्ट में इनसफिशिएंट एयर को कारण बताया है यहाँ। और कहने का मतलब है दैट इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ओल्फैक्टरी म्यूकोसा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ओल्फैक्टरी म्यूकोसा को कह रहे हैं ये फाइला ओल्फैक्टोरिया। दैट इज व्हाट दिस एसबीएस इज अबाउट। तो ये है इस एसबीएस के बारे में जो बाद वाला पार्ट। या दोनों बातों को भी यहाँ ले सकते हैं कि ये इस एसबीएस के बारे में ऐसे है। कॉन्फ्लिक्ट है स्टिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट, नॉट वांटिंग टू स्मेल समथिंग। इन्वर्टेड कोमा में कह रहे हैं दिस स्टिंक टू मी, आई एम फेड अप, आई स्टिंक्स। और ए स्कैंटिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है नॉट बीइंग एबल टू सेंस, और ये सेंट या स्निफ समथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि नॉट बीइंग एबल टू सेंस हो सकता है, नॉट बीइंग एबल टू सेंट स्कैंट हो सकता है। ये शायद ई साइलेंट रहता है इसमें, सेंट शायद बोलते होंगे इसे। और नॉट बीइंग एबल टू स्निफ समथिंग हो सकता है। नॉट बीइंग एबल टू नॉट बीइंग एबल टू ब्रैकेट में कह रहे हैं आगे डॉग। अच्छा यहाँ हो गया क्या ये? नॉट बीइंग एबल टू नहीं, आगे ब्रैकेट में क्या क्या चल रहे हैं कि डॉग स्ट्रेचेस हिज नोज अप
to sniff. He picked up the scent. He can assess the situation. ये ब्रैकेट में कहा था और अब कह रहे हैं ये पीछे से जोड़े तो नॉट बीइंग एबल टू प्रोबेबल नहीं, यहाँ पर स्टॉप भी नहीं है जी बॉस। तो नॉट बीइंग एबल टू तक आ जाएगा ब्रैकेट में। फिर उन्होंने साथ के साथ कह दिया कि डॉग स्ट्रेचेस हिज नोज अप टू स्निफ, ही पिक्ड अप द सेंट, ही कैन असेस द सिचुएशन। चलो ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं प्रोबेबली दिस ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा कॉन्फ्लिक्ट हैज ए टेरिटरी कंपोनेंट। टेरिटरी कंपोनेंट संभवतः ये ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये टेरिटरी कंपोनेंट से जुड़ा है या टेरिटरी कंपोनेंट है, विच इज लाइकली टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ नेजल म्यूकोसा एसबीएस। इनके टेरिटरी सेंट या स्निफ कॉन्फ्लिक्ट जो के लाइकली डिफरेंशिएट करता है इसको दूसरे नेजल म्यूकोसा के कॉन्फ्लिक्ट से या एसबीएस से। नेजल म्यूकोसा दूसरे जो है एसबीएस, नेजल म्यूकोसा एसबीएस, उनसे ये अलग करता है ये बात कि ये टेरिटरी कंपोनेंट से जुड़ा है, टेरिटरी सेंट या स्निफ कॉन्फ्लिक्ट से। एग्जाम्पल कह रहे हैं, एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं कि द मदर गेट्स ए फोन कॉल फ्रॉम हर सन हर ओनली चाइल्ड। एक माँ ने फोन कॉल प्राप्त करी, फोन कॉल आई अपने उसके बेटे से जो केवल उसका एक ही बच्चा है। ही hurriedly tells her that he and his girlfriend are getting married. उसने उसको जल्दीबाजी में ये कहा कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। He says the wedding should be kept to a minimum and so she will only be invited to the dinner after the civil ceremony. He says the wedding should be kept to a minimum and so he will only be invited to the dinner after the civil ceremony. तो भाव यह आ रहा है कि उसने कहा कि वेडिंग में जो है कम से कम लोग बुलाने हैं और आपको मैं डिनर में शादी सिविल सेरेमनी के बाद डिनर पे इनवाइट करूंगा केवल, है ना। जी जी जी। होए होए मदर को। तो ये फिर ये गई सेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में। ये घटना इस महिला ने ऐसे ली और ये आगे बढ़ी सेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन देयर इज a foul sour smell from the kitchen's garbage can in the air. अब जब ये कन्वर्सेशन चल रहा था तो उधर किचन में फाउल सौर स्मेल थी गार्बेज की, हवा में हो सकती है वहां पर। देखना कहाँ जोड़ेंगे अब। तो जब ये बात चल रही थी तो वहां का सर्कमस्टांसेस थे किचन के कि वहां फाउल सौर स्मेल वाली एयर थी या हो सकती थी। फॉर 2 weeks द पेशेंट हैज दिस फाउल स्मेल इन हर नोज। तो फिर ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते तक पेशेंट को ये फाउल स्मेल रही उसकी नाक में। शी थिंक्स दैट समथिंग अबाउट हर क्लॉथिंग मस्ट हैव दिस स्मेल एंड आस्क अदर वेदर दे smell it too is equal to smell paranoia in the active phase. अब वो ये सोचती है कि मेरे कपड़ों पे कुछ ये स्मेल मेरे कपड़ों में आ रही है और वो दूसरों से भी पूछती थी कि आपको भी आ रही है क्या स्मेल ये। तो फिर ये सिचुएशन उसको बनी इज इक्वल टू स्मेल पैरोनिया इन द एक्टिव फेज। ये स्टेट उसकी स्मेल पैरोनिया इन द एक्टिव फेज थी। नोट कह रहे हैं यहां पर हेयर वी हैव ए सो कॉल्ड स्मेल कॉन्स्टिलेशन दैट इज देयर सिट्स वन हैमर फोकस टू द राइट एंड वन हैमर फोकस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी बल्ब इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
Here we have a so-called small constellation. कॉन्स्टलेशन पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, आगे बुक में लास्ट में है ये कॉन्स्टलेशंस कैसे कैसे बनते हैं, और ये स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही इनका लेना देना है, उसी के संबंध में इनकी चर्चा आती है कॉन्स्टलेशंस की। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम यहाँ सो-कॉल्ड स्मॉल कॉन्स्टलेशन को लेंगे। यहाँ पर एक तो हैमर फोकस बनेगा राइट और एक बनेगा हैमर फोकस लेफ्ट ऑफ द ओल्फैक्टरी बल्ब इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो ओल्फैक्टरी बल्ब की जो लोकेशन है वहां एक राइट में बनेगा हैमर फोकस वाला वो रिंग और एक लेफ्ट में बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं impaired functioning of the olfactory mucosa without cell degradation। olfactory mucosa का फंक्शन घटेगा, कम हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा बिना सेल डिग्रेडेशन के एक्टिव फेस में, और उसको कहेंगे हाइपोस्मिया या एनोस्मिया। एरोमेटिक मटेरियल कैन नॉट बी डिसर्न्ड कंप्लीटली और ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंट। जो खुशबूदार हैं, एरोमेटिक जो मटेरियल हैं, या तो उनको वो डिसर्न कर ही नहीं सकती, पूर्ण रूप से सेंस कर ही नहीं सकती, पे उनका पता लगा ही नहीं सकती, या फिर लिमिटेड एक्सटेंट में उनको कर सकती है। वन कैन स्मेल पंजेंट ऑर्डर like ammonia or vinegar because they stimulate the other nose membranes। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसा पेशेंट एनोस्मिया वाला वो पंजेंट ऑर्डर्स को, जैसे अमोनिया की या विनेगर की, उनको एक बार को रिकॉग्नाइज कर भी ले, क्योंकि वो स्टिमुलेट कर देंगे नाक की दूसरी मेम्ब्रेन्स को भी, इसलिए। तो पंजेंट वाले जो खुश स्मेल हैं वो यहाँ हो सकती हैं। बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है? द ब्लॉकिंग ऑफ अनबियरेबल स्टेंचेस, ब्लॉक कर देना जो उसके लिए अनबियरेबल दुर्गंध थी उनको रोकना। ये उसको जो उसने सुना था महिला ने अपने बेटे से, ये भी उसको एक अनबियरेबल थी ना, कि मतलब मैं इसकी माँ हूं अमित शर्मा भाई, और मुझे कह रहा है कि तुझे मैं डिनर पे बुलाऊंगा अम्मा, मैं शादी कर ले रहा हूँ मेहमान के तौर पर। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ सेंस ऑफ स्मेल रेस्टोर होगी, लेकिन यहाँ कोल्ड नहीं आएगी। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं सडन लॉस ऑफ स्मेल एनालॉग टू सडन लॉस ऑफ हियरिंग इज इक्वल टू सडन ब्रीफ इम्पेयरमेंट ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। सडन लॉस ऑफ स्मेल का ऐसा ही समझो, बिल्कुल एनालोगस है, ऐसे ही जैसे कि सडन लॉस ऑफ हियरिंग हो गई हो। इज इक्वल टू सडन ब्रीफ इम्पेयरमेंट ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल को सडनली ब्रीफली इम्पेयरमेंट करना है। तो बिल्कुल ये इक्विवेलेंट होगा, सडन किसी की स्मेल लॉस का डीफनेस की तरह समझो। हाँ जी, क्योंकि मैं उसको परसीव ही नहीं करना चाह रही अमित शर्मा। वक्त इसके साथ सडन स्मेल, सडन डीपनेस, सडन टेस्ट। हम अब याद करें कोविड को, तो कोविड में क्या हो रहा था, क्योंकि आसपास में सब जगह खतरा ही खतरा था। अरे तेरे को हो जाएगा, अरे तेरे को हो जाएगा, तो लोगों की स्मेल ना, मैं सूंघूंगा, उसमें भी यही रूब्रिक आ रहा था ना, डेल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव, इन्फेक्शन अबाउट टू रिसीव, और ये इसी तरह से। तो और जीभ से भी महसूस नहीं करना चाह रहे थे लोग बाग, क्योंकि आप उसका स्वाद कैसे चखोगे जो चीज गलत है, ये उसे सुनना पड़ता। तो तीनों में से कोई भी एक सडन उसमें जा सकता है ये। हाँ, मतलब अपने आप को बचा कर निकलने का तरीका कहीं से, जैसे नाले के पास से हम गुजर रहे हैं तो हम नाक बंद करके बराबर से गुजर जाएं उस परिस्थिति से, ऐसा। और मजे की बात यह मुझे और जुड़ रही है, ये हीलिंग क्राइसिस में है बेसिकली, और हीलिंग क्राइसिस आती है हीलिंग के बिटवीन फेस में, मिड में। तो अक्सर लोग, मैंने ये भी कहते सुना अमित शर्मा भाई,
कि जिन लोगों की स्मेल चली गई अब इसे कोरोना नहीं होने का, अब नहीं ये होने भी का। मैंने सुना। हाँ हाँ, जी सुना जी आपने दीपशिखा, सिमरन, अमित बिल्कुल भाई? बिल्कुल। बहुत मेरे हस्बैंड के साथ यही हुआ था। हाँ उनकी स्मेल चली हाँ गई थी और बहुत टाइम तक नहीं आई थी, लेकिन वो कम्प्लीटली फाइन, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। अब देखो ये हीलिंग क्राइसिस में है ना, तो इसका मतलब वो बॉडी एक तरह से हील कर रही है। और जब हील कर रही है तो डॉक्टर सिमरन फिर कोरोना होगा क्यों से भाई? बिल्कुल और बिल्कुल। बस उससे जब बड़ी ऐसी बात ये भी हो गई कि डिफेंस मैं ना, जब मैं खतरा सूंघूंगा ही नहीं तो कोई बात ही नहीं, मैं इस हाँ तरफ सूंघना है, सुनना ही नहीं चाह रहा। वो तो सिफिलिटिक डिफेंस उसने उस तरफ से ले लिया। हाँ हाँ, वो तो देखो वो तो हुआ प्रोटेक्टिव डिफेंस जो आप कह रहे हो। जी, और अगर हीलिंग क्राइसिस का ध्यान रखा जाए अमित शर्मा, तो ये जो हम पीछे साइकिल पढ़े थे कि कॉन्फ्लिक्ट आना, सिंपैथिकोटोनिया में जाना, और फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होना, तो फिर हीलिंग फेज का स्टार्ट होना। और हीलिंग फेज से स्टार्ट होने के बाद 3 फेज थी, प्राइमरी हीलिंग फेज, फिर हीलिंग क्राइसिस, फिर सेकेंडरी हीलिंग फेज। ये हीलिंग फेज में चूंकि हीलिंग क्राइसिस है, तो इसका मतलब ये उसका एसबीएस जो है वो शॉर्ट आउट होके नॉर्मोटोनिया की तरफ जाना चाह रहा है ना। तो इससे 2 भाव आ रहे हैं अमित भाई। आप वाला भी बहुत मजबूत है कि वो बच के निकल रहा, नाक बंद करके, प्रोटेक्शन पहले से पहले ही ले रहा। और जो हीलिंग क्राइसिस हेडिंग है, ये दिखा रहा है कि वो एसबीएस को पूरा करने वाला, आप जो उसने पहले सुना होगा, सिंपैथिकोटोनिया हुआ होगा, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया, फिर वो प्राइमरी फेज ऑफ हीलिंग में जाके तब ये हीलिंग क्राइसिस में आके सडन लॉस ऑफ स्मेल हुई है। अब जब सेकेंडरी फेज से गुजरेगा फिर नॉर्मोटोनिया में चला जाएगा। तो इसलिए भी यहाँ पर कोरोना का ना होना एक तरह से जुड़ा हुआ है। रिमार्क में कह रहे हैं इन कॉन्स्टिलेशन देयर इज स्मेल कंफ्यूजन, ब्रैकेट में कह रहे हैं स्मेल पैरोनिया, फॉर एग्जाम्पल कैकोस्मिया। हाँ, कॉन्स्टिलेशन में यहाँ पर स्मेल कंफ्यूजन है, स्मेल को लेकर के कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाले रूब्रिक आ जाएंगे फिर अब यहाँ। यहाँ पर सब लोगों के सामने राज, कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना था नहीं था या क्या, उनको वो बहुत दिन तक आते रहे, भैया खुशबू नहीं आ रही, या भैया नाक में से अजीब अजीब सी बदबू आ रही है, या और कुछ नहीं आ रहा, खाली ये हो रहा है। हाँ, ये हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कौन सी मेडिसिन है हमारे पास? मेडिसिन भी है जिनमें स्मेल आती रहती हैं। बस इमेजिनरी ओडोर्स के नाम से हम आपको इसको करते रहेंगे। इसका मतलब जिनको आती रहती है, वही आपकी बात कि वो हैंगिंग में रह गए, कि वो कंफ्यूजन में, और उनको जबरदस्ती वो सूंघना पड़ रहा है या उस खतरे को महसूस करना पड़ रहा है। हाँ हाँ, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट का एक आइडिया मिल सकता है, जो ऑर्डर ऑफ ऑयल, ऑर्डर ऑफ गार्लिक, और ये जो इमेजिनरी स्मेल्स आती हैं जिनमें। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। ठीक है जी, ये है। और अगर कोल्ड जैसी कह रहे, और थेरेपी में इसका राइनाइटिस का ट्रीटमेंट देख लो जो पीछे बता के आए। नेक्स्ट हेडिंग है कोल्ड इन्फ्लुएंजल इन्फेक्शन, ब्रैकेट में कह रहे हैं वायरल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू, पिग फ्लू, न्यू इन्फ्लुएंजा, जितने भी फ्लू आ जाएं सबको इसी में ले आना आप। इन जनरल conventional medicine differentiates needlessly between dangerous real influenza is equal to influenza or viral flu and a harmless acute viral rhinopharyngitis। कह रहे हैं जो कन्वेंशनल मेडिसिन है आमतौर पर डिफरेंस करती है नीडलेसली, जरूरत भी नहीं है डिफरेंशिएट करने की, लेकिन फिर भी कन्वेंशनल मेडिसिन डिफरेंशिएट करती रहती है। डेंजरस रियल इन्फ्लुएंजा इज इक्वल टू इन्फ्लुएंजा और वायरल फ्लू। एक जो इन्फ्लुएंजा या वायरल फ्लू जिसको ये डेंजरस रियल इन्फ्लुएंजा कहते हैं, और डिफरेंशिएट करते हैं ये किससे? ए हार्मलेस एक्यूट वायरल राइनोफेरिंजाइटिस से।
कहते हैं कि ये जो हार्मलेस, ये एक्यूट वायरल राइनोफेरिंजाइटिस होती है, ये हार्मलेस होती है, और अगर वायरल फ्लू हो जाता है तो वो डेंजरस होता है। ऐसे डिफरेंशिएट करके चलती है कन्वेंशनल मेडिसिन। सीवियर सिम्टम्स आर एट्रीब्यूटेड टू द रियल इन्फ्लुएंजा व्हाइल माइल्ड सिम्टम्स आर ब्रश्ड aside एज वायरल राइनोफेरिंजाइटिस और कॉमन कोल्ड। अब मजे की बात है, ये कन्वेंशनल मेडिसिन के ही नजरिए से है कि जो सीवियर सिम्टम्स हैं उन्हें तो श्रेय दे दिया जाता है रियल इन्फ्लुएंजा का, और जबकि अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं तो उनको ब्रश्ड असाइड कर दिया जाता है, ये कह के कि वायरल राइनोफेरिंजाइटिस हो रखी है, कॉमन कोल्ड हो रखी। ये सिम्टम्स के आधार पर तय करते हैं। अगर सीवियर है तो ये रियल इन्फ्लुएंजा कैटेगरी में डाल देते हैं, माइल्ड है तो वायरल राइनोफेरिंजाइटिस कह के असाइड कर देते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर वी ओनली पे अटेंशन टू द पेशेंट्स सिम्टम्स। अब यहाँ हेमर साहब के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर हम 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के नजरिए से देखें तो हम केवल और केवल अटेंशन देंगे, अटेंशन पे करेंगे पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। कैसे? पॉइंट 1 है पेन इन द लिम्स। पेन इन द लिम्स है तो फिर समझो इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट की हीलिंग फेस है। दूसरा, अगर स्निफल्स है इज इक्वल टू स्टिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट और सेंट कॉन्फ्लिक्ट की हीलिंग फेस है। तीसरा पॉइंट, यदि पेशेंट में इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट भी है तो इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट वांटिंग टू स्वेलो समथिंग, वांटिंग टू स्पिट इट आउट, इसकी हीलिंग फेस है। तो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बताया, इससे जुड़ा हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स अगर है साथ में पेशेंट में तो इज इक्वल टू फ्राइट, फियर और स्पीचलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट की हीलिंग फेस है। एवियरी, पिग एंड न्यू इन्फ्लुएंजाज आर WHO स्टैग्ड कैंपेन। और भैया बड़े मजे की बात कह दी अमित शर्मा, ये जो पिग स्वाइन फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, एवियरी, एविएशन से जोड़ रहे हैं ना, बर्ड से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंजा है, ये भैया WHO ने स्टैग किया हुआ है इसको कैंपेन के रूप में। हाँ जी, ये WHO की देन है। कहने का मतलब भाव ये महसूस हो रहा कि ये एवियरी जो है ये इन्फ्लुएंजा WHO की देन है। तो कुल मिला के अलग अलग सिम्टम, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट की हीलिंग फेस, अलग अलग सिम्टम। मान लो किसी के पास इन्फ्लुएंजा में साहब मेरे बाजुओं में दर्द है, मेरे को नाक बंद है, मेरा गला भी खराब है, मेरी आवाज भी खराब है ना, ये 4-5 पॉइंट ही आते हैं जनरली मरीज कहता है। तो गजब की बात यह है कि 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर में जो ये कंडीशन है उनके लिए अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट को लिया और उसकी सबकी हीलिंग फेस है। और हीलिंग फेस है तो बंदा ठीक हो ही जाना है 4-5 दिन में। हाँ जी, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जिसको ये कहते हैं वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा को मात्र 5 दिन ही लगते हैं ठीक होने में ज्यादातर। तो जब हीलिंग फेस है तो ठीक हो ही जाना है भाइयों। जी सर। और लास्ट में पॉलिसी थोड़ी खोल रखी है, ये जो आजकल जो कि भाई स्वाइन फ्लू फैल रहा है या बर्ड फ्लू आ गया, सारी मुर्गियां मरवा दी इन्होंने 2-3 साल पहले अमित शर्मा। हाँ जी, ये सब दवाई का काम है बस। हाँ सर, मैं कह रहा सर, पहले ना वेस्ट में मतलब US और UK में होता था कि फ्लू शॉट्स दिए जाते थे सबको, इन्फ्लुएंजा फ्लू शॉट्स। अब तो इंडिया में भी हो गया कि बच्चों को भी फ्लू शॉट्स लगवा दो, सबको फ्लू शॉट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं। हाँ तो भैया बहुत ही खतरनाक है भाई, जो भी सेंसिटिव बंदा हो हमारे बीच में उनको ध्यान दे ले। हाँ जी, बहुत मजेदार चीज ये है कि अगर पूछो कि इसकी गारंटी, मतलब इससे गारंटी होगी कि जो है फिर अभी फ्लू नहीं होगा, तो वो भी कहेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो वायरल स्ट्रेन का आप ले रहे हैं, अगर वो वायरल स्ट्रेन अफेक्ट करेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो गारंटी भी नहीं है, जबरदस्ती शॉट्स पे लगवाते हैं। हाँ, और महंगे महंगे शॉट्स लगवाते हैं। बिल्कुल। जितना बड़ा डरावनी मैसेज उतना ही ज्यादा कॉस्टली। हाँ अमित शर्मा भैया।
पवन बस ये आपने छोटी सी हमारी एक बहुत बड़ी सी बात को छोटे, ये महंगे नहीं, ये लाइफ टाइम महंगे, इसीलिए बड़े सर कहते थे कि इम्यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ ओन नेचुरल इम्यूनिटी, हम ये एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दे रहे हैं जिसका हमें भरोसा भी नहीं है कि सही होगा नहीं होगा, और हमारी किस चीज की इम्यूनिटी को कौन सा आईजीजी आईजीई निकल जाएगा शरीर से बाहर पता भी नहीं चलने का, और बहुत गहरी बीमारी दे जाता है कभी भी ये इम्यूनिटी सप्रेशन। हाँ कोई हाँ बात नहीं, नहीं बिल, और बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया अमितपाल, आप क्या कह रहे हो? इनकी गलती नहीं है भैया, इनके यहाँ ना पितृ दोष चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं भाई? पितृ दोष चल रहे हैं इनके, पितृ दोष। पितर दोस्तों महाकुंभ में भेजो ना इनको, महाकुंभ में भेजो। आज अच्छा दिन अरे आप भैया पितृदोष इनके नहीं है, ये दूसरों के पितृदोष बिगाड़ रहे हैं। बस अच्छा आप देखो छोटी सी बात यहाँ बड़ी अच्छी है, अमित शर्मा भाई की तरफ से उठ के आई है और बहुत ही गजब है। क्या हम लोग ये जानते हैं दीपशिखा के ये जो इम्यूनिटी बढ़ती है ये इसका प्रोसीजर कैसे काम करता है? डॉक्टर श्रेय या सिमरन? जी बेसिकली जो मैं जानता हूं, मैं पहले वो पॉइंट रख दूं। होता क्या है कि जब किसी को ये वैक्सीनेशन देते हैं तो बेसिकली हमारी जितनी भी ये एंटीबॉडीज हैं, हाँ जी आईजीजी आईजीएम आईजीजी आईजीए जो भी हैं, ये 5 बेसिकली इनकी एक की बढ़ेगी तो दूसरे की परसेंटेज कंप्रोमाइज होगी, हाँ जी तब ये 100% ही रहता है इनका जो आंकड़ा है। अगर मान लो किसी की आईजीजी या आईजीएम बढ़ाई ब्लड में तो उसकी आईजीए कम हो जाती है, स्किन की जो स्किन पे रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे रहती है। तो अब मजे की बात ये निकली अमित शर्मा भाई के डिस्कशन से कि यदि किसी को कोई भी एंटी फ्लू वैक्सीनेशन दे दी तो वो जो अंदर बना हुआ था नेचुरल इम्यूनिटी का जो बैलेंस, डॉक्टर सर ध्यान देना, वो जी तो सर। डिस्टर्ब कर ही कर दिया भाई घर बैठे। वो तो हो गया। बहुत अरे भैया शरीर ने अपने आप को उन्होंने बांटा हुआ था कि 15% आईजीए तू ले जा, या 30% फला ले जा, 20% फला ले जा, तो बंदा हेल्दी है। अब इन्होंने बाहर से एक वहां पे एंटीजन डाल दिया कोई, तो अब क्या हुआ कि वो जो इनका हार्मनी थी, बैलेंस था हेल्थ का, जो एंटीबॉडी ने अपना डिवाइड किया हुआ था हेल्थ को बनाए रखने के लिए, वो तो इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया ऑटोमेटिकली। हाँ जी बस तो इसलिए अमित शर्मा भाई इनकी छेड़खानी तो हमेशा ही गलत दिशा में जाएगी, हाँ जी बस पवन बस हमेशा ही। खाली कोई भी फ्लू नहीं, कोई भी वैक्सीनेशन होता है तो उसके बाद तो हमारे को इरप्शन से निकल कर आते हैं, तो जितने भी हाँ। बॉडी तब भी बचाना चाहती है, हमारा शरीर तब भी बचाना चाहता है कि जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं उसके बाद मैक्सिमम लोगों को रैशेज, जो बच्चे हैं या क्या है, बहुत सारे रैशेज आते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्टेन कितनी है। अब आपको, मेरे को, हमारी एज के सब लोगों को टीके लगते थे और हमारे हाथों में पक जाते थे। पकने का मतलब बॉडी ने तब भी डिफेंस लिया कि उस टाइम हम बैक्टीरियल फेजेस में, पुराने युग में रहते थे, तो बैक्टीरिया जो है ज्यादा वो थे, तो बैक्टीरिया से वो निकल जाते थे। अब के टाइम पर क्या होता है, अब के टाइम पर तुरंत ही वो खाली बैक्टीरिया की जगह सिर्फ स्किन पर वायरल टाइप के आते हैं और उसके लिए ये दवाइयां लगा देते हैं, फिर वो दिक्कतें करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ वाइटल ऑर्गन्स में अंदर, हाँ जी हाँ फिर वो वाइटल ऑर्गन्स या इनर एटमॉस्फेयर ऑफ द बॉडी वो होता है शिकार। फिर अब बाहर तो काम बनता नहीं है, बाहर से तो ये तुरंत दबा देते हैं, हाँ जी ठीक है। और यहाँ देखो 2 बातें आती हैं। अगर जैसे अमित शर्मा भाई कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो स्किन पे रैशेज आते हैं, अब वहां अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो थ्रो आउट करना चाह रही है जी, या बाहर से बाहर डील करना चाह रही बॉडी। और अगर एंटीबॉडी के परसेंटेज पे देखो तो फैक्ट है इस बात के पीछे कि जब भी कोई वैक्सीनेशन देंगे तो सबसे पहले आईजीए कंप्रोमाइज होती है, और आईजीए इम्यूनिटी काम करती है म्यूकस मेम्ब्रेन पर और स्किन की सरफेस पर। तो जब वहां से आईजीए हट जाती है डॉक्टर सिमरन, तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सो कॉल्ड, इनके अकॉर्डिंग भी एयर में, तो वहां पर उनका
काम करने का आसान हो जाता है इन्फेक्शन बाहर से। तो इनकी भाषा में भी अमित शर्मा आईजीए को वहां से कम कम हो जाना है, और जब बाहर की बॉर्डर सिक्योरिटी हटा दी तो एनक्रोचमेंट बाहर से आना आसान हो जाता है स्किन पे। हाँ जी हाँ, पवन तो कुल मिला के बात यह है कि भैया मतलब जैसे मैं तो अक्सर बोलता हूं अमित पाल भाई कि मुझे कोई अल्कोहल का एक भी फायदा बता दो कि अल्कोहल पीने से ये शरीर को मिलता है। तो अब तो ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन का एक फायदा बता दो कोई, कि वैक्सीनेशन से ये होता। हाँ भैया, सबसे बड़ी बात आप एक बात समझिएगा, बड़े सर के समझाने से या हमने समझी थी, वैक्सीनेशन पे ही थोड़ा सा बोल रहा हूँ, सब अपने क्लिनिक में इसको बताते हैं। एक हमारे शहर में गुंडे बदमाश घूम रहे हैं, पूरे शहर में गुंडे बदमाश घूम रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमने जबरदस्ती अपने घर पे एक बड़ा गुंडा लाके बैठा दिया। अब पहली बात तो पूरे शहर में घूम रहे हैं, वो साला मेरे घर में तो घुस नहीं जाएगा। मेरे घर में घुसेगा तब जब मेरा घर कमजोर होगा। इसका मतलब जब मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है, तो बाहर जितने भी एलर्जेंस, पोलन या बाहर जो भी वो हैं, वो मेरे को दिक्कत नहीं कर सकते। और वैक्सीनेशन के लिए क्या होगा, उस गुंडे के आने के लिए तो मेरे को कमजोर होना ही पड़ेगा, नेचुरल इम्यूनिटी को तो डाउन जाना ही जाना पड़ेगा बेचारी को, क्योंकि वो उसके ऊपर तुमने जबरदस्ती उसके ऊपर लाके बैठा दिया। अब आपके घर में कोई आके बैठ गया, आप खुल के काम नहीं कर पाओगे, आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होके ही रहेगी, क्योंकि आपने जबरदस्ती बाहर से लाके एक सिर पे बैठा दिया उसके। हाँ मतलब एक खर्चा और पाल लिया एक्स्ट्रा है, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, और जो भाई देखो शहर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं कहता हूँ, मैंने कहा शहर में बहुत सारे गुंडे बदमाश हैं, उनसे बड़ा बचाने के लिए तुमने एक बहुत बड़ा बदमाश अपने घर में लाके बैठा दिया, अब उस बदमाश को तुम खिलाते पिलाते रहो। हाँ मतलब वो कुल मिला के आपने उधर अपने को कंप्रोमाइज किया है किसी भी रूप में। अच्छा डॉक्टर अमित पाल भाई शायद याद आ गया होगा, नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ। सदगुरु जी ने बहुत अच्छा बोला है वैक्सीनेशन पे। जग्गी वासुदेव सदगुरु जी हैं, उन्होंने ये बोला और बहुत अच्छे से समझ में हमें आने वाला है अभी। बेसिकली इनकी जो एक और मोडस ऑपरेंडी क्या है वैक्सीनेशन की, कि ये क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एंटीजन या ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसके अगेंस्ट ही वो एंटीबॉडी का वो काम करती है वैक्सीनेशन। केवल एक वैक्सीनेशन एक पर्टिकुलर एंटीजन या ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बनती है बस। जैसे पोलियो की ड्रॉप केवल पोलियो वाले को वो करेगी, टीबी की ड्रॉप केवल टीबी को करेगी। तो सदगुरु जी बोलते हैं कि आप जानते हैं कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नेचर में? तो है जी बिल्कुल। अब इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचर में है तो कितनी वैक्सीनेशन बनानी पड़ेंगी आपको? हाँ जी। अब क्या 1-to-1 वैक्सीनेशन बनाना संभव है या सबको देना संभव है? तो भी बिल्कुल ये फेलिएबल है, बिल्कुल भी ये अनेबल है टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म। फिर बात आती है जो अभी अमित शर्मा कह रहे थे, भाई अपने घर को मजबूत कर लो, अपनी लाठी में दम रखो, बाहर से कोई भी आ जाए, हजारों हो लाखों हो, कोई भी आ जाए, मारना तो शरीर को ही है। लेकिन ये 1-to-1 बनाना भी संभव नहीं है हर एक के अगेंस्ट। बिल्कुल, ये तो एनिमल्स पहली बात तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डॉक्टर सिमरन जी। फिर एक ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन है अलग अलग जी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो उसके वो हैं स्ट्रेन्स हैं। अब हर एक स्ट्रेन के खिलाफ बनाओगे एक वैक्सीनेशन, तो किधर लग गए ये लोग? ये उधर लग गए जो जहां कामयाब हो ही नहीं सकते डॉक्टर से। जी सर। बस हमारे होम्योपैथिकली तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन है ही नहीं। दूसरा ऑब्वियसली हमारी होम्योपैथी के अकॉर्डिंग, जीएनएम के अकॉर्डिंग। और दुश्मन और दोस्त की बात अभी हम साइड में रखें तो भैया खुद का किला मजबूत रखोगे नहीं, जो अमित शर्मा कह रहे हैं, भैया अपने घर को मजबूत रखोगे तो बाहर कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। बहुत सारे घर अगर कमजोर हो गया तो बाहर मक्खी भी आके तुम्हें सताने लगेगी। हाँ जी।
और सदगुरु जी ने ये भी कहा था कि हम ये जानते भी नहीं हैं कि हमारी बॉडी अंदर से और बाहर से कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरी हुई है और जिनके साथ वो हाँ हार्मनी में है। हम हाँ जबरदस्ती उनसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जबकि उनका हाँ, रहना हमारे जिंदा होने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जी। वो हार्मनी ऑब्वियसली, डिस्टर्ब चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि ऐसे काम पे लग गए हैं भाई लोग, जो जो जिसका कोई परिणाम ही नहीं निकलना, केवल और केवल जेब खाली जरूर हो जानी है लोगों की, और साथ में शरीर डिस्टर्ब हो जाना है। दोनों ही तो ये बड़ा अजीब सी वो है। हाँ अमित पाल, आप कुछ कह रहे हैं भैया? नहीं, मैंने कहा जी दोनों से लोग जा रहे हैं, हेल्थ से भी जा रहे हैं और पैसे से भी जा रहे हैं लोग। हेल्थ और वेल्थ दोनों, वाह क्या बात है। दोनों पे रोबरी है, हेल्थ पे रोबरी और वेल्थ पे रोबरी। फिर वही मुझे लास्ट की 4 लाइन है। हाँ हाँ अमित। कल वो एक पेशेंट आए भैया, तो उनको क्या था कि उनके फादर इन लॉ को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि बस एंजाइटी हुई, ये हुआ, पसीना सीने आए, तो वो लोग यशोदा पहुंच गए। यशोदा वालों ने बोला कि भाई इनका ना हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, वो हो गया, और 70 to 80% इनकी ब्लॉक हो गई हार्ट। भाई उन्होंने ऑपरेशन कर दिया उनका। उन्होंने पहले पैसे मांगे, 10 लाख रुपए जमा कराओ और इनका एक ऑपरेशन सडन होना है। तो उन्होंने थोड़े बहुत पैसे का इंतजाम रातों रात किया और अपने एडमिट कर लिया। ठीक है, तो ऑपरेशन हो गया, जो इमरजेंसी बता के उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। फिर वो अपने आगे डिस्चार्ज हो गया। रिपोर्ट रिपोर्ट बाद में देखी, उन्होंने कहीं क्रॉस चेक कराई, तो क्रॉस चेक में उसने करने दूसरे में कि ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं, 20% सिर्फ ब्लॉक थी आर्टरियां, इसमें तो नहीं थी। लोगों की ना कि कुछ अच्छा, समझ। हाँ जी, ऐसा भी 20% भी छोड़ दिया लिखा हुआ इन्होंने? हाँ। हाँ जी। ये तो 80 तो कर ही देते कम से कम जब इन्होंने ऑपरेशन करा था। क्यों भैया? वही तो इन्होंने कमकली दिखाई यार, इतना कच्चा गेम खेल गए बताओ ये लोग। ये तो बड़े भाई ये तो बड़े गार्डेड गेम खेलते हैं। हाँ, ये तो रिपोर्ट में जब ऑपरेशन कर ही दिया था, तो ये भैया रिपोर्ट में 80% 90% लिखवाते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी भूल हो गई इनसे अमित पाल। तभी तो इनके जो पितृदोष खराब चल रहे हैं इनके। हाँ। फिर मैं यहाँ पितृदोष का, पितृदोष खराब नहीं चल रहे, इनमें पितृदोष है, ऐसे बोलो। इनके बेसिकली बॉस ये पैसे देख के काम करते हैं। जिसके पास पैसा है वो अरेंजमेंट कर लेगा, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ पैसे का अभी इंतजार है इंसान को। 4 लाइनें पढ़ने से पहले मैं एक बात बताऊं संगमित्रा आपको, ये बच रही है 4 लाइनें। अभी मेरे मामा की बेटी है, उसका 10 दिन पहले बेटा हुआ है। हाँ जी। तो यहीं गाजियाबाद में किसी हॉस्पिटल में जहां अक्सर वो कराते हैं डिलीवरी, उसी हॉस्पिटल में पुराने में अपने में कराया उन्होंने। नॉर्मल बच्चा हुआ, फुल टर्म बेबी। हालांकि सिजेरियन किया। कहने लगे साहब इसको थोड़ा सा उसमें रखना पड़ेगा, वजन कम है, आईसीयू उसमें रखना पड़ेगा, बच्चों वाली नर्सरी में, इंक्यूबेटर में। तो अब वो रख लिया जी। अब वो सोचे चलो कल को दे देंगे, उन्होंने भी कहा कि शाम या कल को माँ के पास पहुंचा देंगे। अब वहां रखने के बाद अंदर से खबर देते साहब उसे तो पीलिया हो गया। पीलिया हो गया, उसको ब्लू लाइट में रखना पड़ेगा हमें। और अब जब वो 3 दिन तक रखा तो उस बच्ची का फोन आया मेरे पास, कह रहे भैया बता भी नहीं रहे कुछ, और समझ में नहीं आ रहा, आप आ जाओ। तो मैं थोड़ा बिजी था काना के एग्जाम के चक्कर में। मैंने कहा बेटे बात बता है क्या? कह लगे ऐसे ऐसे ना तो बता रहे हैं और ना कुछ हमारे समझ में आ रहा, भैया ये छुट्टी भी नहीं दे रहे उसे। तो मैं उसको यही कहा, मैंने कहा बेटा बात सुन, एक तो ये मेरी सुनेंगे नहीं हॉस्पिटल वाले, दूसरा अगर मैं आ भी जाऊं तो मैं थोड़ा बिजी भी हूँ। कहा ना कि तू एक काम कर, तू उनके पास मैसेज भिजवा दे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो गरीब आदमी है, और अगर आप यहाँ रखोगे तो हम पैसा नहीं दे पाएंगे। भाई लिटरली यही एग्जाम्पल बना। उसकी ननद गई, उसने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, 2-3 दिन हो गए पैसे। तो फिर पता कहने लगे अच्छा अब कम होने लगा है। ये मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ अतिशयोक्ति। वो कहने लगे नेक्स्ट डे के हाँ कम तो हो रहा है, हो सकता कल तक दे दे छुट्टी। तो अगले दिन उन्होंने छुट्टी करा ली साहब। तो अब वो घर आए तो मैं गया उनके घर मिलने अमित पाल।
तो मैंने हाँ। जब रिपोर्ट देखी तो अमित शर्मा जब वो अंदर गया था बच्चा तो उसको 8 या 9 पॉइंट समथिंग वो था जॉन्डिस, और जिस दिन हाँ। छुट्टी करा के लाए उस दिन था 12 पॉइंट समथिंग। हाँ जी। ओहो। तो मैंने कहा 3 दिन से वहां क्या ये घास छिल रहे हैं, नहीं तो 3 दिन से घास छिल रहे हैं वो। मैंने कहा भैया इसे धूप दिखाओ 8-10 दिन, हाँ, है ना। तो अब आप देखो कैसी पोल खुल रही है, पैसा नहीं है हमारे पास तो तुरंत पीलिया कम होने लगा बच्चे का। नहीं तो ये कहा था ना भैया, हाँ उन्होंने पहले दिन वर्ड यूज किया था कि बच्चे का वजन कम है, हमारा अपना वजन जेब का बढ़ाना है। हाँ जी। समझने वाली बात थी। तो कहने का मतलब इतना इतना डर सा लग रहा है अब तो कि क्या रियल है और क्या अनरियल केस है, किसको हम मान ले कि हाँ ये जाना ही था नर्सरी में, और किसको मान ले इसको जबरदस्ती ले गए। अब तो ये कंफ्यूजन में कर दिया इन्होंने लोगों को। सही बात है, बहुत सही। कौन सा ही हाँ खत्म अमित हो गया, सर, बिल्कुल। हाँ अमित नहीं, शर्मा भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बस ये जो है ये डिफेंसेस हैं, जैसे आपका डिफेंस है आप नहीं जा पाए, मैं इसको हाँ अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे 2-3 रिश्तेदार कह चुके हैं कि मेरा फोटो अस्पताल में छप जाएगा कि साला ये मरीजों को भर्तियों को भगवा देता है यहाँ तक। अरे तुमने जबरदस्ती इसको डाल के रख रखा, मैंने कहा इसको निकालो, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। एक मेरठ के बहुत पुराने एमडी फिजिशियन है पीडियाट्रिक्स, उन्होंने हमारे हाँ ऐसे करा था। मैंने कहा जी एक बात बताइए, आपने अरे तुमने कहा कि बच्चे को भर्ती कर दो, हमने बच्चे को भर्ती कर दिया। मैं कह रहा हूं, मैं डॉक्टर खड़ा हूं कि इसकी मदर के लिए अलग रूम दो, उसके चार्जेस हमसे लो, लेकिन बच्चे को बाहर का दूध मत पिलाओ। हाँ नहीं बच्चे को, मैंने कहा जब तुमसे कह दिया कि बच्चे की मम्मी भी यहीं बैठी है, सब कुछ है, तो तुम बोतल का दूध क्यों पिलाओगे उसको? सही बात है। खराब करने दे रहे। फिर उन्होंने कहा कि सर ये क्या कहते हैं, इसको जॉन्डिस है। मैंने कहा दिखाना जरा रिपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा, फिर मैंने कहा उनसे, मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, बस ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है कि जॉन्डिस है? हम्म, कह रहे क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैंने कहा आप बताओ, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये फिजियोलॉजिकल है कि जॉन्डिस है? कह रहे नहीं फिजियोलॉजिकल रहता। तो मैंने कहा तो फिर वो मम्मी के दूध से जाएगा कि आपके दवाई उसमें इंक्यूबेटर में डालने से जाएगा? मैंने कहा जी इसकी हाँ छुट्टी करो, इनके पास पैसे वैसे, फिर दोबारा फिर ये वही बात होती है। हमने कहा इनकी छुट्टी करो, इतने पैसे नहीं है इनके पास। हाँ अच्छा भैया ये अलग। एक पैसा ही बचा सकता है, ये कहना सही के बात है, पैसे नहीं है हमारे बिल्कुल। पास, यही यही रामबाण काम करेगा। ये जान लो, सही अगर बात। आपको केस सही लग रहा है, देखो बात समझना, अगर वाकई केस आपको लग रहा है कि सीरियस नहीं है और फिर भी इन्होंने रखा हुआ है, तो केवल यही काम आता है दीप शिखा। अपने जी आप जी को जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सही सर बात है। बिल्कुल ये कह दो भैया हम तो बिल्कुल हम थके हुए आदमी है जी हम तो। हाँ मैं सर कहाँ ये भैया कोई बोल रहा है जी। सर ये ये बात लोग अक्सर पूछते हैं जी कि सर। आपका कितने लाख का इंश्योरेंस है? हाँ जाते कहते हैं हाँ, इंश्योरेंस पे हो, पैनल पे हो, या वैसे हो कैश पे कराओगे, पहले तो यही पूछते हैं काउंटर पे। तो हाँ जी भैया कभी बॉस। कभी कभी एक मत कहो कि हमारा इतने लाख 5 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस है, कभी मत बताओ उनको। हाँ भैया अगर है भी तो भी मत बताओ, पहले इलाज हाँ करा लो, उसके बाद क्लेम कर लो, 1 महीने का टाइम होता है। मैं तो हर एक से यही बोलता हूँ। पवन बॉस। लेकिन पता है अब तो क्या है ना, हॉस्पिटल्स में अलग से काउंटर्स बैठे होते हैं और वहां पे हाँ वो उनके लोग होते हैं, आपका कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस है, वो आपका एम्प्लॉय आईडी है, इंश्योरेंस सब ले करके अपना बहुत कुछ निकाल चुके होते हैं कि कितना तगड़ा मोटा बंदा है और उसको हाँ कहाँ हाँ तक तेल मार सकते हैं। ये भी। पवन बॉस, हाँ अनुज हाँ का ऑपरेशन हाँ हुआ था। अनुज का हाँ ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर, आप जानते हो उन्होंने किया था, तो पहले तो उन्हें ये पता था कि अमित का भाई है, इसमें हमें बहुत कुछ कमाना नहीं है, तो उसमें कहा। तो फिर मैंने उनको बोला कि जी ये टीपीए वाले होते हैं, जो दीपशिका आप बता रहे हो ना, टीपीए हाँ टीपीए डेस्क होती है इनकी। हाँ टीपीए पैनल का है। तो भाई साहब हाँ डॉक्टर साहब ने मेरे को तो हटा दिया एक साइड, जो ऑपरेशन और जो खर्चा अस्पताल का 25,000 रुपए मुझसे वो लेते हैं, उन्होंने हाँ बनाया 75,000 का बिल। हाँ हाँ और जो छुट्टी बिल्कुल। उन्हें 2 दिन बाद करनी थी, उन्होंने करी 4 दिन बाद। आए तो चुप बैठ, इसे आराम करने दे, हाँ और तू अपना तुम्हारी क्लीन जेब कर। से थोड़े जा रहा है, सही बात है। नहीं अमित पाल खैर, कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित पाल। हाँ दो बातें भैया, बहुत अच्छी बात ये कही पवन भैया ने कि पहले तो ये भी देख लेना कि केस की कंडीशन क्या है, कभी हाँ बस मरीज हाँ आंख बंद करके मत कर देना गड़बड़। जिस ये बात बात का सही है। हम्म, और सिर्फ अमित ये पाल, जी बच्चों के लिए और सबके लिए एक बात और फाइनली करके इसे कर देते, जब इम्यूनाइजेशन पर आ गई, तो जितना बचा जा सकता है हद से ज्यादा अपने को, अपने बच्चों को बचा के रखो भाई।
और अपने ऊपर, अपनी साइंस के ऊपर भरोसा रखो। छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। हम बड़े सर या कमल भैया भी कह चुके कि देखो मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने आज तक एक पोलियो की बूंद भी नहीं पिलवाई। बाकी सब चीजें तो बहुत दूर की है। हाँ, बहुत बस एक जनरल स्टेटमेंट दे दे भाई, बहुत पर्टिकुलर मत हो, क्योंकि ये सेंसिटिव मसला भी है दोस्त, मैं बताऊं। सेंसिटिव है, मैं इसीलिए हाँ कह रहा हूँ कि हाँ, जितना एक बचा जा जनरल सकता है। स्टेटमेंट दो, बहुत पर्टिकुलर ना होके बात करें तो ज्यादा, क्योंकि भैया गवर्नमेंट है वो, हाँ, मैं गवर्नमेंट है और लॉ भी है, तो इसलिए ना इसको वैक्सीनेशन को डायरेक्ट भी आप पेशेंट को मना मत करना, हाँ क्योंकि जी, बहुत ज्यादा आपके खिलाफ जाती है बात फिर। ये 4 लाइन पढ़ दे रहा हूं मैं। कह रहे हैं कि द अबव सिम्टम्स कैन बिकम डेंजरस इलनेस और एपिडेमिक्स थ्रू कन्वेंशनल थेरापेटिक्स सच एज टैमीफ्लू, रेलेंजा, ब्रैकेट में कह रहे हैं सेल ब्रीदिंग ब्लॉकिंग, केमोथेरेपी, वैक्सीनेशंस एंड अबव ऑल थ्रू मास फियर हिप्नोसिस। ये 4 लाइनें हैं, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, इनको समझ लें। ये जो ऊपर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ था, कॉमन कोल्ड हुआ था एक तरह से, तो अबव सिम्टम कैन बिकम डेंजरस इलनेसेस और एपिडेमिक्स थ्रू कन्वेंशनल थेरेप्यूटिक्स। ये जो सिम्टम आए थे आमतौर पे नॉर्मल ही, ये डेंजरस इलनेस का रूप ले लेते हैं और एपिडेमिक्स का रूप ले लेते हैं कन्वेंशनल थेराप्यूटिक्स के तहत। क्या नाम दे के, टैमीफ्लू कह के, रेलेंजा कह के, सेल ब्रीदिंग, सेल ब्लॉकिंग, कीमोथेरेपी, ब्रैकेट में कह रहे हैं वैक्सीनेशन के माध्यम से इनको डेंजरस इलनेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड अबव ऑल, और सबसे ऊपर थ्रू मास फियर हिप्नोसिस। ये मास फियर हिप्नोसिस था कोरोना। जी बिल्कुल। कोरोना को जो करा, मैंने देखा कि टीवी देख लेता था आदमी 4 दिन, 5वें दिन वो खुद अपने सांस में दिक्कत महसूस करता था। आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, आज ये हो गया, आज हो गया। तो ये जो हिप्नोसिस है ना, मास फियर, मास मतलब पब्लिक लेवल पर, बड़े पैमाने पर जो डर बैठाने वाला जो ये हिप्नोटिक एक्ट था, वो मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज के थ्रू, तो ऐसे भी ये इम्यूनिटी कम होती है। ये बड़े सर ने नहीं बोला था, इसका एक कॉज जो या ऑर्गेनन में नहीं है, जो 73 में है, जो कॉज है उसके बीमारियों के, एपिडेमिक्स के, टेल्यूरिक और मीटियोरिक, हाँ, तो ये उसके अंतर्गत आता है। हामिद, नहीं, टेल्यूरिक और मीटियोरिक इफेक्ट तो वो होते हैं जो वातावरण में आते हैं। ये जो है, ये आपकी मास हिप्नोसिस जो है ना, फियर करके कि तुझे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, लोगों को इस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया एक तरह से कि तुझे हो जाएगा, और हो गया, तुझे हो जाएगा। और मास लेवल पर तो भैया टीवी के थ्रू ही तो हो रहा था, अमित शर्मा, मास लेवल पे हो रहा था इस तरह हाँ, से। आज चाइना में इतने मर गए, आज इंडिया में इतने मर गए, आज फला में इतना फैल गया, वहां तक पहुंच गया है, फला एयरपोर्ट तक आ गया है। ये क्या है? अभी भी यही चलता, कई बीमारियों को कर देते हैं कि अब मंकी वायरस आ गया जी, अब पता ना कौन सा वायरस आ गया। अरे ठीक है भाई, आ गया तो अपने घर वहीं रहेगा, यहाँ तक क्यों ला रहे हो उसको। हाँ, तो खैर बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा। और भैया अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, अपने साइंस को बहुत मजबूत करके लोगों की मदद करो। बाकी ये तो हमारे नॉलेज के लिए था, केवल हम किसी को यहाँ एलिगेट नहीं कर रहे हैं, केवल अवेयर कर रहे हैं अपने आप को एज ए फिजिशियंस, है ना भाई? हाँ जी, चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। हाँ, सबको राम राम, सबको नमस्ते भैया। राम 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 सर। राम राम बेटा, राम राम, नमस्ते।